Hello, I am Monica Jain, subject expert of chemistry, having 25 years of teaching experience. Welcome to all of you to our YouTube channel, that is UpSchool. At UpSchool, our mantra is to provide education in a very simple way. Today, I'm going to start revision series for class 12th term 1 examination. Dear students, this last minute quick revision will not only help you for your board's revision, but also for your JEE and NEET examination preparation. You must have seen कि last कुछ years से जो JEE और NEET के बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में आते हैं. So they are based on NCERT. So you can note down the main points. So here we go with the chapter solutions. अब जब हम solution start करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? Solution है क्या? What is solution? तो अगर हम solution word की बात करते हैं, solution means homogeneous mixture. होमो मीन्स यूनिफॉर्म. तो इसमें हमारी जो कंपोजिशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो सॉल्यूशन में जनरली टू कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूट. अब ऑलरेडी यू मस्ट बी फेमिलियर. सॉल्वेंट मीन्स जिसमें आप कोई चीज डिसॉल्व कर सकते हो, जैसे वाटर. घर पे हम वाटर में कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं. और सेकंड थिंग इज देयर विच डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. ये कौन डिसाइड करेगा? ये सॉल्वेंट डिसाइड करेगा. एंड जनरली इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस. दूसरी तरफ हमारा सॉल्यूट क्या है? जो डिसॉल्व हो रहा है. जैसे हमने वाटर में सपोज सोडियम क्लोराइड डाल दिया, हमने वाटर में शुगर डाल दी, तो वो क्या है हमारे पास? सॉल्यूट. अब जनरली ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसके हाथ में नहीं है कि फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा. तो जो हमारे एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन है, हम उनको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन मींस कितने कंपोनेंट्स होंगे आपके पास? यस, टू कंपोनेंट्स. और उन टू कंपोनेंट्स में एक तो सॉल्वेंट होगा ही होगा, तो दूसरा क्या होगा? मस्ट बी सॉल्यूट. और अगर हमने इसमें एक कंपोनेंट और डाल दिया, तो पहले हम बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने क्या लिया? शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो ये क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन. अब इसमें आपका मन कर रहा है एक कंपोनेंट और डाल दें, तो ये बन जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन. मतलब ऑलरेडी इसमें शुगर था, शुगर को वाटर में डाला था और आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो दिस इज टर्नरी सॉल्यूशन. और इसमें हमेशा सॉल्वेंट एक ही रहेगा. सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन. तो जैसे इसमें सॉल्यूट कौन है? शुगर सॉल्यूट है और सॉल्ट भी सॉल्यूट है. ये तो हो गया हमारे पास सॉल्यूशन. अब जो according to physical state of solution, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो कौन डिसाइड कर रहा है? सॉल्वेंट. हमारे पास ये टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज और योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स लर्न करनी बहुत जरूरी है. क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, यू आर गिवन विद एनी एग्जाम्पल, सपोज ब्रॉन्ज किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? अब ब्रॉन्ज और जो हमारे सारे एलॉयज हैं, ये अकेली एक कैटेगरी है जिसमें आपका सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट देखो हमेशा क्या होगा? सॉलिड सॉलिड
solid. तो it can be solid in solid, it can be liquid in solid, and it can be gas in solid. तो जैसे alloys अकेले ऐसे हैं जो solid in solid solution बनाते हैं, solid solution. लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारे क्रिस्टल्स आ गए. तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और ब्लू विट्रियोल आइडेंटिफाई विच इज सल्यूट विच इज सॉल्वेंट. इसी तरह अमलगम, जब भी अलॉय मरकरी का बनता है उसको आप कहते हो अमलगम, ये इस कैटेगरी में आ गया. गैस इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है, गैस कम क्वांटिटी में है. तो जैसे हम कोई रिएक्शन करते हैं जिसमें जो हमारी गैसेस हैं वो मेटल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुई हुई हैं, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, ये सारी इस कैटेगरी के हैं क्योंकि मिनरल्स हैं तो सॉलिड. ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन है सॉलिड. सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन है अपने पास लिक्विड सोल्यूशन. अब लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? व्हाट शुड बी सॉल्वेंट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. लिक्विड लिक्विड लिक्विड. सो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. और लिक्विड इन लिक्विड में हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं मिसिबल. मिसिबल का मतलब जो आपस में प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं. तो जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सॉलिड इन लिक्विड आ गया. या आयोडीन इन CCl4. अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है. सॉल्ट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्वस सोल्यूशन? यस, वाटर सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर. पर आयोडीन इन CCl4 को हम क्या ले सकते हैं? हमारा सॉल्वेंट वाटर नहीं है CCl4, तो इसको क्या ले सकते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन. नॉन एक्वस सोल्यूशन. इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड में फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे. बेंजीन इन टोल्यूइन, अल्कोहल इन वाटर, एनी सपोज यू टेक HCl, नॉट HCl, कोई भी और लिक्विड ले लेते हैं, मिथेनॉल इन वाटर, और क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये सारे लिक्विड इन लिक्विड है. गैस इन लिक्विड में CO2 इन वाटर, अमोनिया इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, नाइट्रोजन इन वाटर, ये सारे हमारे क्या है? गैस इन लिक्विड कैटेगरी के. तीसरी कैटेगरी आ गई हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन. अब जब हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की, तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस. और सोल्यूट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस, कुछ भी हो सकता है. तो आयोडीन वेपर्स इन एयर. अब आयोडीन सबलाइम कर जाता है, तो अगर आप आयोडीन के क्रिस्टल्स रखोगे वो एस्केप होके एयर में चले गए. कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन, ये आ गया सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसियस. लिक्विड इन गैस के अंदर ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स आर देयर इन एयर, क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन नाइट्रोजन. और गैस इन गैस में दोनों कंपोनेंट गैस जैसे एयर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे केमिकली रिएक्ट नहीं करते. तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस सॉल्यूशन वी हैव, इट इज गैसियस सॉल्यूशन. तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन की टाइप्स डिस्कस कर ली, तो हमारे पास है कि हमें अगर सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया तो हमें उसकी कंसंट्रेशन को तो डिस्कस करना ही पड़ेगा. तो हमारे पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हो कि आपका कंसंट्रेशन क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी, तो या हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी दो तरीके हैं. एक तरीका है वी एक्सप्रेस क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन के लिए बेटर वर्ड है अगर मैं बात करूं कंपोजिशन. या क्वालिटेटिवली हम सिर्फ क्या कहते हैं? दिस सॉल्यूशन इज dilute, this solution is concentrated, this solution is sweet. ये हमारे पास है
कि अगर हम कहें कि हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कंपोजिशन, कंसेंट्रेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड इट इज नॉट ए गुड टर्म. व्हाई इट इज नॉट ए गुड टर्म ऑलवेज, अभी हम इसके बारे में सोचते हैं. दूसरा वर्ड है व्हेन यू टॉक क्वांटिटेटिवली. अब क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली का मतलब आप कोई अमाउंट बताओगे. तो हमें जरूरत क्या पड़ी, नीड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिवली. क्यों हमें लग रहा है कि ये टर्म हमारी बेटर है? तो अगर हम ध्यान से देखें, मेरे पास 3 कंडीशंस हैं. 1 ppm फ्लोराइड आयन, 1.5 ppm, ppm is yes, parts per million, and greater than or equal to 2 ppm फ्लोराइड आयन. अब देखा जाए कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि पीपीएम का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁶ पार्ट्स में कुछ हो रहा है. तो 1 ppm फ्लोराइड अगर वाटर में है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट्स टूथ डिके. और अगर यही कंसंट्रेशन हमारी 1.5 ppm है, जिसको हम कुछ खास नहीं कह रहे, ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, 1.5 पार्ट्स इन 10⁻⁶ ग्राम, कुछ भी नहीं है. और ये क्या करेगा, इट कॉज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ. और अगर हम बात करें 2 ppm, अब 2 ppm क्या करेगा, इट एक्ट एज ए रैट पॉइजन. तो आपको इससे पता चल गया होगा, क्वालिटेटिवली इट इज नॉट गुड, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली. अब जब हम क्वांटिटेटिवली पे पहुंच गए तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू यूज वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स. अब अगर हमें ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं तो हम इन फॉर्मूला को साथ के साथ लिख सकते हैं. अब सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है मास परसेंटेज, या परसेंटेज मास बाय मास. अब ये है क्या, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट पर. मैं आपको सिर्फ इसके मीनिंग बता रही हूं, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होंगे तो आई विल शेयर द फॉर्मूला विद यू, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को फॉर्मूला आते हैं पर उनको ये नहीं पता मतलब क्या है. मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, और मैंने पार्ट्स किस में लिया है, ग्राम में. अगर मैं कहूं इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट. क्यों टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मास विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर. परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम सारी टर्म्स इसको इलेबोरेट करेंगे. इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम. ये पार्ट क्या होता है, सोल्यूट, और ये पार्ट क्या होता है परसेंटेज में, सोल्यूशन. इसलिए पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन. और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज V बाय V, इसका मतलब यू हैव वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. किसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, दिस विल बी इन मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन. अब अगर बाय चांस हम एक टर्म यूज करें, हमें कहीं लिखा है 5% मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, हम इसको ओपन कैसे करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट के लिए. इट मींस 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो क्या हम इसमें सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और अगर आपको इसमें से एक में से दूसरा का मास निकालना है तो यूनिट सेम होनी चाहिए. तो सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml,
और ये है ग्राम, तो इसके लिए न्यूमेरिकल में डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। अमाउंट किस में ले रहे हैं? ग्राम में। क्वांटिटी किस में ले रहे हैं सोल्यूशन की? डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दिस इज लीटर, लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब इसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर लीटर। इन तीनों को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये पर 100 ml है और ये पर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ की तरह काम करता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो अब इसके बाद हमारी अगली टर्म आ गई हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। अब ध्यान से देखो, दीज आर पार्ट्स। पार्ट्स आपके विषय, आप मास में लेना चाहते हो, वॉल्यूम में लेना चाहते हो, तो इसके अंदर भी ये मास बाय मास भी होगा, ये मास बाय वॉल्यूम भी होगा, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। पर ज्यादातर हम एक्सप्रेस करते हैं मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट जिसमें भी आप लेना चाहते हो, पर मिलियन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल की वीडियो देखने से पहले ये वाला सारा लेक्चर आपका लर्न होना चाहिए, सो दैट वी कैन गो फास्टर। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट्रेशन टर्म आ गई मोल फ्रैक्शन। अब इसका नाम ही है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ऑलवेज रेशो और सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। या मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लेते हैं काय। अब मोल फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जिसकी आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, टू ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उन सबका प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जनरली ये तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हो, जैसे पॉल्यूटेड एयर है, उसके अंदर आपको हर पर्टिकुलर गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो अगर मेरे पास ए बी एंड सी 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स में ले रही हूँ, तो 3 कंपोनेंट्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा? किसकी निकाल रहे हैं? ए की। उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। और ये वाली जो टर्म है, ये इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट हम पीछे से वापस एक बार वापस रिवाइज करेंगे, तो इट इज डायमेंशनलेस। तो काय ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है हमारे पास जो आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। यस यू आर राइट, मोलैरिटी। सिंबल है कैपिटल एम और इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो एक तरफ सोल्यूट के क्या लेने हैं? नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर मोल्स। और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लेना है? पर लीटर। इसका मतलब इसके यूनिट्स क्या होंगे? एसआई, मोल पर लीटर। और लीटर किसके इक्वल होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो इंडिविजुअली एसआई यूनिट नहीं है, पर मोलैरिटी के यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और जो लास्ट कंसेंट्रेशन टर्म है अपनी, मोलैलिटी। बोलने में भी थोड़ी सॉफ्ट लगती है मोलैलिटी, तो थोड़ी सी छोटी है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऑफ कोर्स यू कैन राइट, अगर आता भी है तो भी शॉर्ट में लिख सकते हो कॉपी पे, रिवीजन हो जाएगी। डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये है हमारी मोलैलिटी।
अब एक बार जल्दी से चेक करते हैं कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। यस, क्यों? क्योंकि इसमें कौन आ गया? वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। Volume by volume, again yes, volume is involved. Strength, it is per liter of solution. Of course your answer is yes. जेई के क्वेश्चंस में देखोगे समटाइम क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कितनी टर्म्स डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे? नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मोल्स विल रिमेन सेम, क्वांटिटी मोलैरिटी ऑफ कोर्स यस, वॉल्यूम आ गया इसमें, तो मोलैलिटी कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर। ये हमारी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसके। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी। ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करी, सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in fixed amount of solvent. Of course, at a particular temperature, क्योंकि solubility depends on temperature also, जो हम टॉपिक करने लगे। इसका मतलब solubility is concentration at saturation point, जहां पे आप और कोई चीज और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में हमारे पास हमने कौन से सोल्यूशन डिस्कस करने हैं? हमें डिटेल में है लिक्विड सोल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं सोल्यूशन की, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड थर्ड इज लिक्विड इन लिक्विड। तो कुछ फैक्टर तो सबके अलग हैं, एक फैक्टर पहले हमारे पास कॉमन है जो तीनों के लिए वैलिड है, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा नेचर पे डिपेंड करती है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ऑन बेसिस ऑफ कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है, तो सबसे पहले आप उसकी नेचर देखोगे। तो नेचर में हमारी मेन पॉइंट क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो मर्जी सोल्यूशन ले लो, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में आपस में फ्रेंडशिप है, एक जैसी इंटरेक्शंस हैं, तो वो आपस में डिसॉल्व कर जाएंगे, और अगर एक दूसरे के एनिमीज हैं, रिपेलिंग है, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक में जो हमारे आयनिक सोल्यूट हैं या जो हमारे पोलर सोल्यूट हैं, वो हमेशा हैप्पी किस में रहते हैं? दे हैप्पी टू बी इन द पोलर सॉल्वेंट। जैसे सोडियम क्लोराइड लव्स वाटर, दे आर फ्रेंड्स। किसी भी आयनिक सॉल्ट को देख लो, अमोनिया रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, दोनों ही पोलर हैं। ये मैंने गैस इन लिक्विड की एग्जांपल ले ली। अल्कोहल है तो ऑर्गेनिक, पर है पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, लव्स वाटर। तो दे आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमने सॉलिड इन लिक्विड ले लिया, गैस इन लिक्विड ले लिया, लिक्विड इन लिक्विड ले लिया। बट अगर हम बात करें, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड और आई से बेंजीन, नो। तो जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं, नॉन पोलर सोल्यूट या लेस पोलर सोल्यूट हैं, दे लव्स नॉन पोलर और कोवलेंट सॉल्वेंट। जैसे आयोडीन इन बेंजीन। अब ये आयोडीन किस फेज में है? सॉलिड। बेंजीन किस फेज में है? लिक्विड। दे आर सॉल्युबल। पर अगर आप किसी से पूछो, आप आयोडीन से पूछो तेरे को वाटर में डाल दें, आयोडीन इन वाटर, क्या होगा?
नॉट सॉल्युबल। ये क्या है? नॉन पोलर। और ये क्या है? पोलर। दे विल नॉट लव ईच अदर। और इसमें बेसिकली कंसेप्ट होता है इंटरेक्शंस का, कि जो हमारी इंटरेक्शंस हैं, कौन सी 3 इंटरेक्शंस इसमें काम कर रही हैं? एक इंटरेक्शंस है सल्यूट सल्यूट, एक इंटरेक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो पहले से बनी हुई थी। अब आपने जब सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, किसी को भी आपने सॉल्वेंट में डाला, जो नई इंटरेक्शंस हैं वो कौन सी बन रही हैं? दे आर सल्यूट सॉल्वेंट। अगर सल्यूट सॉल्वेंट न्यू इंटरेक्शंस कंपैटिबल हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, वो इजिली डिसॉल्व कर जाएगा। तो जब भी आपको सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन करनी है, नेचर ध्यान से देखनी है, जिसके लिए आपको बॉन्डिंग के चैप्टर की पोलैरिटी वगैरह प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए। अब बाकी फैक्टर्स के लिए हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा पहला पार्ट है सॉलिड इन लिक्विड। नेचर तो हम डिस्कस कर चुके। सेकेंड फैक्टर सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास आ गया प्रेशर। अब जो प्रेशर है, इट हैज नो इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट। ध्यान से याद रखना फॉर एमसीक्यूज के लिए, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर सिर्फ तब इफेक्ट करता है जब वो कंप्रेस हो जाएं, जब उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाए। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है। तीसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर। अब जब भी हम सॉलिड को डालते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये बनता है सॉल्यूशन, और ये है रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो आपको हमेशा कौन सा कंसेप्ट यूज करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए? यस, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। और ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? हमारे पास मेन 2 कैटेगरीज हैं। इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज जब सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, इस एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। तो इसमें क्या होगा? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज with rise in temperature. दिस इज राइज। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। और इसमें हमारी कुछ एग्जांपल्स, कंपटीशन के लिए आपको एग्जांपल्स जरूरी हैं याद रखनी, जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर, ये सारे एंडोथर्मिक हैं। और endothermic depends on lattice and hydration energy. You must have studied in class 11th. और अगर enthalpy of solution is negative, negative का मतलब क्या है? exothermic। तो solubility क्या करेगी? decrease। this is fall, this sign is for decrease with increase in temperature। क्योंकि ली चैटलर कहता था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, लिथियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा। नो डाउट अब इसमें एक और कैटेगरी होती है जिसमें सॉल्युबिलिटी स्मूथली वेरी नहीं करती। मेनली ये 2 कैटेगरीज हैं जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। सॉलिड इन लिक्विड्स के बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल आती है, दैट इज गैसेस इन लिक्विड्स। अब गैसेस इन लिक्विड्स के लिए हमारे पास सबसे पहला फैक्टर नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सेकंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अब जब हमने गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया,
और सॉल्यूशन बना, इसमें हमेशा क्या रिलीज होती है? हीट। इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव। और अभी अभी हमने डिस्कस किया है, अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इट विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। दूसरा फैक्टर आप ये भी ले सकते हो, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आपने कभी देखा होगा घर में पानी बॉईल किया तो बबल्स विल स्टार्ट अपीयर, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी गैसेस विल एस्केप अवे एट हाई टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने पास, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड्स में कोई रोल नहीं था और इसमें बहुत ग्रेट रोल है। अब आप देख सकते हो, दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2। ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ऊपर गैस के पार्टिकल्स हैं, कंटेनर क्लोज्ड है और अभी अपने पास प्रेशर है P1। वो इक्विलिब्रियम पे हैं। कुछ गैस के पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ हुआ है। अब आपने ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, कंप्रेस कर दिया, P2 इज ग्रेटर देन P1। प्रेशर इंक्रीज करने पे इस एरिया में क्या हुआ? इस एरिया में मोर गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया, गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। और ली चैटलर कहता है हर चीज चाहती है मैं अपने फैक्टर को, इफेक्ट को अनडू करूं, और वो अपने पार्टिकल्स को कम करना चाहता है। बाहर से कंटेनर क्लोज है, वो जा नहीं सकता, तो गैस पार्टिकल्स विल मोर एंड मोर स्टार्ट मूविंग इनसाइड द लिक्विड। और जो लिक्विड के अंदर चले गए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स इन लिक्विड, दिस इज गैस इन लिक्विड वी आर डिस्कसिंग, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। और इसको किसने स्टडी किया? दिस वाज स्टडीड बाय हेनरीज लॉ। Very important law for board point of view, for your competition point of view, that is Henry's law. अब Henry's law क्या स्टेट करता है? mass of gas dissolved in a given volume of liquid, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर सकता है, is directly proportional to pressure of gas which is present in equilibrium with liquid, क्योंकि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना चाह रहा है। तो इसका रिलेशन क्या हो गया? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और मास इज इक्वल टू Kp। यहाँ पे K हमारा कांस्टेंट है, M मास, P प्रेशर। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने पास है, solubility of a gas in liquid एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इक्वल है? डायरेक्टली प्रेशर ऑफ गैस। अब मास की जगह उसने क्या वर्ड यूज कर दिया? सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है, तो वो कहता सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी का मतलब गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉल्वेंट, और ये हमारा प्रेशर ऑफ अ गैस। गैसेस में ध्यान से नोट करना, सॉल्युबिलिटी किस किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन or it can be expressed in molarity. Mole fraction is commonly used in NCERT
Molarity can be used in your boards also and in your competition also. तो ध्यान से देखना, इसका मतलब अगर हम solubility को मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो मेरा रिलेशन क्या बन गया, partial pressure of a gas is equal to KH into mole fraction. यहाँ पे KH क्या है, ये है अपना हेनरीज कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या है, मोल फ्रैक्शन तो बेचारा डायमेंशनलेस है, इसके तो यूनिट्स ही नहीं है। तो अब pH के यूनिट्स क्या होंगे, KH के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। न्यूमेरिकल करते हुए यूनिट्स जरूर चेक करने हैं, जो यूनिट्स आपके पार्शियल प्रेशर के होंगे वही KH के होने चाहिए, दे शुड बी सेम। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये हमारा रिलेशन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। इस इक्वेशन को अगर आप रिजेंबल करो किसके साथ, विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मेरा इस तरफ क्या है, इस तरफ हमने लिया है, हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस, यहाँ पे x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, इंटरसेप्ट है अपना 0 और ग्राफ किसके इक्वल आएगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज इक्वल टू KH। अब जो हमारा KH है ये क्या बता रहा है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फीचर्स हैं इस KH के। KH सबसे पहली चीज, ये KH नंबर 1, it is dependent on nature of gas. Of course, nature of a gas in a given solvent. अगर आप सॉल्वेंट सेम रख के गैस चेंज कर दोगे तो भी KH चेंज हो जाएगा, और अगर आप सॉल्वेंट चेंज करके गैस सेम रख दोगे तो भी KH चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, the very important part for your competition. Number 2, it depends on temperature. किस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, इस रिलेशन के बेसिस पे सारा कंक्लूजन कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर इज KH इनटू solubility which is mole friction, depends on temperature, more temperature more KH, तो KH will increase with rise in temperature। तो अगर आप कुछ वैल्यूज चेक करोगे कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन इन वाटर 293 केल्विन है और ऑक्सीजन इन वाटर 303 केल्विन है, टेबल ध्यान से चेक करना NCERT का, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू है 34.86, दिस इज गिवन इन किलो बार, और टेम्परेचर हाई हुआ तो इसकी वैल्यू होगी 46.82 किलो बार। तो इसमें से आपको ऑर्डर आ सकता है, अरेंज करना आ सकता है, तो इसलिए इनका सिर्फ एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसके KH की वैल्यू मोर और लेस है। तो इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो भी अपना KH चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन वाटर KH इज 71.18 ऑफ कोर्स किलो बार, और अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन इन बेंजीन, दिस इज 3.67 किलो बार। सो मोर टेम्परेचर मोर KH और more KH less solubility, less solubility। तो जितना KH बढ़ता जाएगा इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज मोर soluble in benzene but less soluble water, क्योंकि यहाँ 3.67 है और यहाँ 71.18 है। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस में
मेन वही हमारे पास एप्लीकेशंस हैं. फिलिंग ऑफ सोडा वाटर बॉटल्स, दे आर फिल्ड एट हाई प्रेशर. क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी. नंबर 2 हमारे पास है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व होगी, कम होगा तो कम डिसॉल्व होगी. हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम है, अगर प्रेशर लेस होगा तो क्या होगा? लेस सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैसेस इन ब्लड. इसलिए जो पर्सन्स हाई एल्टीट्यूड पे दे सफर फ्रॉम डिजीज एनॉक्सिया. दिस टर्म इज important. Anoxia, it is also known as that is altitude sickness. Altitude sickness. और नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास है जो डीप सी डाइविंग है. स्क्यूबा डाइवर्स हैं. वो किस डिजीज से सफर करते हैं? दे सफर फ्रॉम डीकम्प्रेशन सिकनेस. नीचे जितना जाते हैं प्रेशर बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स. अब बेंड्स को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? बेंड्स को अवॉइड करने के लिए उनके जो सिलेंडर्स हैं उसमें नाइट्रोजन गैस की जगह हीलियम फिल की जाती है. तो दिस वे ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की. So if you find my video that is interesting and beneficial for you, so you can share it with your friends. Of course, you can share it. Subscribe the channel and do remember to press bell icon. So in the next video, I'll just take some part related with the numericals जो हमने part करे हैं. Your suggestions are also welcome. So thanks for watching. So I'll continue with this same quick revision series in next video. By that time, bye-bye.